एपिसोड के शुरुआत में हम बेक्रियन को देखते हैं जो अपने क्लिनिक में थी। वो अपने लॉकर से एक छाता निकालती है जो वही फ्लावर प्रिंट वाला छाता था और रिसेप्शन पे बैठी नर्स को देती है। पता चलता है कि छाता असल में नर्स का ही था, बेक्रियन ने तो बस बोरो किया था। वहाँ से बेक्रियन माउंटेन पे जाती है अपने प्रेयर के लिए। प्रेयर के बीच में उसे ध्यान आता है कि इस बार तो उसके पास सांग्युक की फोटो है, तो वो अपने फोन में से फोटो दिखाकर प्रे करती है कि यही वो है जो मुझे पसंद है। फिर हम सांग्युक को देखते हैं। उसने बेक्रियन के लिए एक हैंडसम लड़के को शॉर्टलिस्ट किया था। वो बेक्रियन को उसकी फोटो भेजता है तो वो थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है कि जिन एक्टर्स के नाम उसने बताए थे ये उनकी तरह नहीं लगता है, इसलिए ये नहीं चलेगा। बेक्रियन खुद में कहती है कि तुम चाहे जितने लड़कों को ढूंढ लो, मैं सबको रिजेक्ट कर दूंगी। दूसरी तरफ हम जही को देखते हैं जो अपनी नोटबुक लेने उसी लड़की के घर पहुंचता है जहां उसने छाता से रिलेटेड पूछताछ किया था। वहां पहुंचने पे उसे वो लड़की फांसी पे लटकती हुई मिलती है। बेक्रियन भी उसी बिल्डिंग में रहती थी। वापस आने पे वो वहाँ पुलिस की भीड़ देखती है। उसकी फ्रेंड बताती है कि यहाँ रहने वाली एक लड़की ने सुसाइड कर लिया है। फिर हम सांग्युक के घर का सीन देखते हैं जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ खा रहा था। तभी टीवी पे युनसो के केस से रिलेटेड न्यूज दिखाया जाने लगता है। न्यूज में ये भी बता रहे थे कि इस केस से रिलेटेड सभी विटनेसेस की डेथ हो चुकी है और पुलिस को युनसो के लवर म्योंगसिक पे शक है। न्यूज देखकर सांग्युक कुछ सोचने लगता है। फिर वो उसी केस से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ता है और कुछ पॉइंट्स नोटिस करता है। जैसे जिस दिन युनसो गायब हुई थी उस दिन बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ था। डोंगपाल आकर उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है ये केस उस केस से रिलेटेड है क्या? तो सांग्युक कहता है कि उसे शक है क्योंकि उस केस में भी सारे विटनेसेस की डेथ हो गई थी। डोंगपाल कहता है कि अगर किलर वही है तो उसने मर्डर करने के लिए 29 इयर्स वेट क्यों किया? तो सांग्युक कहता है कि उसके पीछे जरूर कोई रीजन होगा। फिर हम बेक्रियन को देखते हैं। वो और उसकी फ्रेंड साथ में डिनर कर रहे थे। बेक्रियन काफी खुश थी क्योंकि उसे अब बस 2 और बार माउंटेन पे जाना था। उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुमने अपने प्रेयर में डिस्क्राइब तो किया है ना कि तुम्हें कैसा आदमी चाहिए? तो बेक्रियन कहती है कि हाँ, मैंने तो उसकी फोटो भी दिखा दी है ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। उसकी फ्रेंड फिर पूछती है कि वैसे जो आदमी वहाँ तुम्हें लास्ट डे मिलेगा वो ही तुम्हारे लिए होगा या उसका काम तुम्हें किसी और से मिलवाना होगा? इस पे तो बेक्रियन भी सोच में पड़ जाती है क्योंकि ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। दूसरी तरफ हम डोंगू को देखते हैं। उसने आज तक एक बार भी प्यार एक्सपीरियंस नहीं किया था, ना ही उसे इस बारे में कुछ पता था। इसलिए वो एक डेटिंग एकेडमी जाकर एक महंगा सा कोर्स खरीदता है। डोंगू तो बहुत एक्साइटेड था क्योंकि कोर्स के हिसाब से वो 3 महीने में किसी लड़की को ढूंढ सकता था। फिर हम सांग्युक को देखते हैं जो पुलिस चीफ देसिक को कॉल करके युनसो के घर का एड्रेस पूछता है। देसिक पहले तो पूछता है कि तुम उस केस के बारे में क्यों पूछ रहे हो, फिर खुद समझकर कहता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। इस केस में सस्पेक्ट उसका लवर ही है। उसके कार में युनसो के ब्लड के निशान मिले हैं और सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग वो उस रात उससे मिला भी था। सांग्युक दोनों केसेस की सिमिलरिटीज गिनवाता है, फिर कहता है कि वो कुछ चेक करना चाहता है। एड्रेस मिलने पे सांग्युक युनसो के घर पहुंचता है तो वहाँ उसे उसकी बहन मिलती है। वो युनसो के अफेयर के बारे में कुछ बोलता है, फिर एक रेड नोटबुक के बारे में पूछता है। युनसो की बहन नोटबुक के बारे में तो ध्यान नहीं देती पर अफेयर का सुनकर भड़क जाती है क्योंकि पुलिस ने इतनी बार अफेयर के बारे में पूछा था कि अब हर किसी को उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका था। इधर पुलिस स्टेशन में देसिक जही को बुलाकर उसी रेड नोटबुक के बारे में पूछता है कि उसे युनसो के घर पे वैसा कोई नोटबुक मिला था क्या? तो जही कहता है कि वो उसके हस्बैंड से बस कुछ क्वेश्चंस पूछने गया था, उसने कुछ ढूंढा नहीं वहाँ। जही देसिक के ऑफिस से बाहर आता है तो उसे सांग्युक दिखता है जो उससे ही मिलने आया था। दोनों ने एक दूसरे को बेक्रियन के क्लिनिक में देखा था तो पहचान लेते हैं। सांग्युक जही से पूछता है कि युनसो के केस का इंचार्ज वही है ना? तो जही हाँ कहता है। सांग्युक 1993 के मिसिंग केस को मेंशन करता है और कहता है कि उस केस के कल्प्रिट को अभी तक पकड़ा नहीं गया है। चांस है कि वही इंसान इस केस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। सांग्युक 1993 वाले केस के विक्टिम्स की फोटो सामने रखता है जिसमें से एक जोंगा थी और बताता है कि युनसो के केस की तरह उन लोगों के भी गायब होने वाले दिन बहुत भारी स्नोफॉल हुई थी। जही कहता है कि वो सारे तो अलग अलग इंसिडेंट्स थे और ऐसे भी स्नोफॉल होने पे एक्सीडेंट्स तो होते ही हैं। सांग्युक कहता है कि शायद इसीलिए उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया
कि वो सारे केसेस रिलेटेड थे। वो एक रेड नोटबुक की फोटो दिखाकर बताता है कि उन इंसिडेंट्स के 1 साल बाद ये मिला था। सांग्युक 7 सिंस ऑफ वुमेन के बारे में एक्सप्लेन करता है, ऐसे काम जो जोसेon एरिया में औरतों के लिए क्राइम समझा जाता था। वो बताता है कि कल्प्रिट ने विक्टिम्स को ऐसे रेड नोटबुक्स दिए थे, उन्हें किडनैप करने के 24 घंटे पहले, एक वार्निंग की तरह। सांग्युक हर विक्टिम की फोटो के आगे एक एक नोटबुक की फोटो रखता है। हर नोटबुक में उन 7 सिंस में से एक एक लिखे थे। एक में लिखा था गॉसिप, एक में डिसोबीडियंस, एक में बेटा ना पैदा कर पाना, एक में चोरी। उस समय जही को अपने पुलिस चीफ की बात याद आती है, वो भी तो ऐसे ही नोटबुक के बारे में पूछ रहा था। सांग्युक आगे कहता है कि कल्प्रिट 1994 में एक विक्टिम को मार नहीं पाया था। उसके बाद से उसने क्राइम्स बंद कर दिए थे। उन 7 सिंस में कई सिंस बचे थे। अगर कल्प्रिट सेम है तो युनसो के घर से भी ऐसा एक नोटबुक मिलेगा। उसका सिन है अफेयर। सांग्युक जही को जाकर वो नोटबुक चेक करने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर वहाँ नोटबुक मिला तो 2 और मिसिंग केसेस आएंगे। सांग्युक जही से ये भी कहता है कि उसे विटनेसेस ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, सीधे कल्प्रिट को ढूंढना चाहिए। ये लोग अभी बात ही कर रहे थे तो एक दूसरा डिटेक्टिव आकर जही के कान में कुछ बताता है। उसके बाद जही सांग्युक से पूछता है कि तुम्हारा जन्म तो 1994 में हुआ है, फिर 1993 के इंसिडेंट्स के बारे में तुम्हें इतना कैसे पता है? जही को सांग्युक की बातें सीरियस नहीं लगती। उसे लगता है कि उसने ज्यादा मूवीज देख ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फोटो सांग्युक दिखा रहा था वो पुलिस के पास एज एविडेंस थे ही नहीं। सांग्युक अपनी बात फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर जही बाहर निकल जाता है। वहाँ से सांग्युक उस माउंटेन पे जाता है। वो ज्योंगा को याद करके सोच रहा था कि मुझे तुम्हारे क्लोज नहीं आना चाहिए था। उस समय हम बेक्र्यून को भी देखते हैं, वो उसी माउंटेन से प्रेयर करके नीचे तक आई ही थी। तो उसे ध्यान आता है कि सांग्युक की फोटो तो वो ऊपर ही भूल आई है। वो वापस ऊपर जाती है तो उसे सांग्युक वहाँ पे मिलता है। दोनों ही एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। सांग्युक पूछता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता है? तो बेक्र्यून कहती है कि यही तो वो जगह है जहाँ उसे 1000 टाइम्स प्रेयर करने बोला गया था। फिर वो भी सेम क्वेश्चन पूछती है तो सांग्युक कहता है कि वो तो व्यू के लिए आया था। सांग्युक फिर बेक्र्यून को उसके घर तक ड्रॉप करता है। बेक्र्यून कुछ सोचकर सांग्युक के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर लेती है। कहती है कि उसके लिए किसी को भी ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसको पसंद करती है। सांग्युक इस कन्फेशन से परेशान हो जाता है। कहने लगता है कि तुम गलत इंसान के सामने कन्फेस कर रही हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम्हारे अकेलेपन को देखकर मुझे बस तुम पे दया आ गई थी। ये सुनकर बेक्र्यून को बहुत बुरा फील होता है। वो बिना कुछ बोले घर चली जाती है और बहुत रोने लगती है। फिर वो रात भर सांग्युक के बारे में ही सोचती रहती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। बेक्र्यून उसी माउंटेन पे जाने के लिए निकल रही थी। आज उसका 1000 बार पूरा हो जाना था। उसे पूरा विश्वास था कि आज उसे उस माउंटेन पे सांग्युक ही मिलेगा। वो अपनी दोस्त से कहती है कि सांग्युक ने रात में उससे जो कुछ भी कहा था वो झूठ था क्योंकि उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। बेक्र्यून जब घर से निकलती है तो हम देखते हैं कि कोई उसे फॉलो कर रहा था। वो बस में बैठती है तो वो आदमी भी उसी बस में आकर बैठता है। दूसरी तरफ हम जही को देखते हैं जो अपने डॉग को पिक करने एनिमल हॉस्पिटल आया था। वहाँ उसे एक दूसरे डिटेक्टिव का कॉल आता है जो बताता है कि गायब होने के टाइम पे युनसो प्रेग्नेंट थी, शायद इसलिए म्योंगसिक के साथ उसके प्रॉब्लम्स चल रहे थे। जही फिर बाहर जाने के लिए निकल रहा था तो जोर से बारिश शुरू हो जाती है। उसके पास छाता नहीं था तो वहाँ की नर्स उसे अपना छाता देती है जो वही फ्लावर पैटर्न वाला छाता था। छाता देखकर जही उससे युनसो के गायब होने वाला डेट बताकर पूछता है कि वो उस दिन माउंटेन के आसपास गई थी क्या। तो नर्स बताती है कि उस दिन तो उसने छाता बेक्र्यून को दे रखा था। जही बेक्र्यून के बारे में पूछकर तुरंत वहाँ से निकलता है और दूसरे डिटेक्टिव्स को कॉल करके उन्हें म्योंगसिक पे नजर रखने को बोलता है क्योंकि प्राइम सस्पेक्ट तो अभी वही था। वो डिटेक्टिव्स जब म्योंगसिक को ढूंढते हुए उसके ऑफिस पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आज तो वो छुट्टी पे है। फिर हम सांग्युक को देखते हैं। वो बेक्र्यून से मिलने एनिमल हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बेक्र्यून आज आई ही नहीं है। वो लौट रहा था तो नर्सेस को आपस में बात करते सुनता है कि बेक्र्यून ही उस मिसिंग केस में विटनेस है। ये सुनकर कि बेक्र्यून विटनेस है, सांग्युक घबरा जाता है और पूछने लगता है कि बेक्र्यून कहाँ है। सांग्युक तुरंत उस माउंटेन के लिए निकलता है। वो लगातार उसे कॉल भी किए जा रहा था पर वो उठा ही नहीं रही थी। फिर हम बेक्र्यून को देखते हैं
जो माउंटेन में प्रेयर कर रही थी। फोन उसके बैग में था, इसलिए उसे कॉल आने का पता नहीं चलता। उस समय हम देखते हैं कि कोई और भी वहाँ था और उसे दूर से देख रहा था। बेक्र्यून को भी फील होता है। उसे पहले तो लगता है कि सांग्युक है। वो आवाज लगाती है पर फिर पूछने लगती है कि कौन है। इधर सांग्युक भागता हुआ बेक्र्यून के पास आता है तो उसे उस जगह पे गॉड सामसिन दिखते हैं। वो सांग्युक की तरफ देखकर कहते हैं, तुम फिर से मेरी वार्निंग भूल गए। फिर हम 500 साल पहले का सीन देखते हैं। सांग्युक भागता हुआ इस जगह पे आता है तो सामसिन पहले से ही इसी जगह पे खड़े थे। वो कहते हैं कि मैंने पहले ही समझाया था कि इंसान और फेरीज साथ नहीं हो सकते। तुम किसी भी लड़की के क्लोज हो जाओगे तो अंजाम बुरा ही होगा। सामसिन ने उस समय सांग्युक से ये भी कहा था कि तुम्हारी किस्मत में प्यार नहीं है। सांग्युक ने उस समय माउंटेन के नीचे देखा था तो उसे सोही की बॉडी दिखी थी। वो उस समय जोर जोर से रोने लग गया था। सीन करंट टाइम पे आता है और हम सांग्युक को देखते हैं जो सामसिन से कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर जैसे ही उसका हाथ सामसिन के गले तक पहुंचता है वो लोग किसी दूसरी ही जगह पहुंच जाते हैं। सांग्युक बहुत कोशिश करता है पर वो सामसिन को टच भी नहीं कर पाता। सामसिन सांग्युक को कुछ ऐसा करता है जिसके बाद उसके विंग्स गायब हो जाते हैं और उसके पूरे शरीर में कट होने लग जाता है। फिर हम बेक्र्यून को देखते हैं। उसे रियलाइज होता है कि वहाँ सांग्युक नहीं है और कोई और ही है, तो वो डरती हुई पीछे बढ़ने लगती है और एज तक पहुँच जाती है। वो तो गिर ही जाती पर कहीं से जही आकर उसे खींच लेता है। फिर वो बेक्र्यून के साथ अपनी कार तक आ जाता है। वो बेक्र्यून को युनसो के केस के बारे में बताकर कहता है कि वही अब आखिरी विटनेस बची है। एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज के अकॉर्डिंग बेक्र्यून उस समय पार्किंग लॉट की तरफ ही देख रही थी जहाँ से युनसो गायब हुई थी। तो जही पूछता है कि उसे कुछ याद है क्या, तो बेक्र्यून हाँ में सिर हिलाती है। इधर सांग्युक अब पुलिस स्टेशन आ जाता है और कहता है कि वो एक मिसिंग लड़की की रिपोर्ट लिखवाना चाहता है। उस समय उसके पूरे शरीर में कट के निशान दिख रहे थे। एक डिटेक्टिव उससे पूछता है कि वो उस मिसिंग लड़की से कैसे रिलेटेड है, फैमिली है, फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, क्या है। सांग्युक कहता है कि वो रिलेटेड नहीं है पर बेक्र्यून युनसो के केस की विटनेस है। वो अभी ये बोल ही रहा था कि बेक्र्यून वहाँ जही के साथ पहुँचती है और उसकी ऐसी हालत देखकर पूछने लगती है कि क्या हुआ। वो पुलिस वालों से ही फर्स्ट एड मांगकर उसके घाव में दवा लगाती है। सांग्युक कहता है, मैंने इतनी बार तुम्हें कॉल किया पर तुमने फोन ही नहीं उठाया, आगे से हमेशा फोन आंसर करना। तभी वहाँ देसिक आता है और सांग्युक को देखकर उसे सर कहकर बुलाता है। सारे डिटेक्टिव्स हैरान होते हैं कि उनका चीफ जो सांग्युक से एज में इतना बड़ा है उसे सर कहकर क्यों बुला रहा है। फिर हम कुछ देर बाद का देखते हैं जब बेक्र्यून ने जही को अपना स्टेटमेंट दे दिया था। सांग्युक उसके पास आकर साथ चलने को कहता है तो जही कहता है कि बेक्र्यून को पुलिस उसके घर तक छोड़ देगी। सांग्युक फिर भी नहीं मानता तो जही कहता है कि इसे ही डिसाइड करने दो कि इसे किसके साथ जाना है, पुलिस के साथ या एक सिविलियन के साथ। बेक्र्यून दोनों का चेहरा देखने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।